हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जिसमें ड्रामा है, रोमांस है और बहुत सारे ट्विस्ट्स हैं। कहानी में एक तरफ है शहर का सबसे बड़ा और अमीर बिजनेसमैन प्रेसिडेंट गू, जिसके बारे में शहर में अफवाह है कि वो नामर्द है, और दूसरी तरफ है एक लड़की जो एक बहुत बड़ी मजबूरी में फंसी हुई है। तो चलिए कहानी को समझना शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक होटल के दृश्य से हुई, जहां बहुत सारी लड़कियां आ रही थीं। वे सभी गू योहांग को अपना बनाने के लिए आई थीं, क्योंकि हर जगह ये खबर फैली हुई थी कि गू योहांग नामर्द है। लुओ हांग ने पूछा, इनमें से कौन सी चुने? गू योहांग ने कहा, सभी को रख लो। ये सुनते ही लुओ हांग बहुत खुश हो गया और सोचने लगा कि आज उसकी बात बन गई। आज गू योहांग कुछ करके दिखाएंगे और ये साबित हो जाएगा कि वो नामर्द नहीं है। पर गू योहांग के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने खुद ही पुलिस को फोन किया और कहा, कमरा नंबर 88 में प्रेसिडेंट के लिए गलत तरीके से लड़कियों का चयन किया जा रहा है। ये सुनकर लुओ हांग हैरान रह गया और बोला, मिस्टर गू, ये आप क्या कह रहे हैं? कमरा नंबर 88 तो मेरा है। तभी वहाँ पुलिस पहुँच गई। पुलिस ने लुओ हांग और सभी लड़कियों से कहा, तुम लोग नीचे बैठ जाओ। वे सब डर के मारे वहीं बैठ गई। गू योहांग ने पुलिस वाले से कहा, इन लोगों से अच्छी तरह निपटना। पुलिस वाले ने जवाब दिया, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं इन लोगों को अच्छे से देख लूंगा। जब गू योहांग वहां से जा रहा था तो लुओ हांग रोता हुआ बोला, प्रेसिडेंट, मेरी गलती नहीं है, मैं तो मजबूर था। तभी नीनी हेल्प मी चिल्लाते हुए गू योहांग से टकरा गई। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। इतने में नीनी का पीछा कर रहे गुंडे वहां आ गए। नीनी ने कहा, अंकल प्लीज मुझे बचा लो। गुंडे उसे पकड़ने ही वाले थे कि गू योहांग ने उसे अपनी ओर खींच लिया। एक गुंडा बोला, ए तुम कौन हो? ये लड़की मुझे पसंद है, इसलिए पहले मुझे मजे करने दो। अगर तुम्हें भी पसंद है तो मेरे बाद तुम ले सकते हो। और वो हंसने लगा। गू योहांग जोर से चिल्लाया, जिससे वो गुंडा नीचे गिर गया। उन लोगों को एहसास हुआ कि ये तो प्रेसिडेंट गू है और वे तुरंत वहां से भाग गए। नीनी ने कहा, अंकल आपकी छाती तो बहुत कठोर थी, मेरा तो सिर घूमने लगा। गू योहांग ने कहा, अपनी बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। नीनी उससे चिपकते हुए बोली, मेरी दवा बन जाओ, मेरी मदद करो, और उसे चूमने के लिए आगे बढ़ी। गू योहांग ने उसे दूर करते हुए कहा, नहीं, मुझे औरतों से एलर्जी है। तभी नीनी ने पूछा, क्या तुम नामर्द हो, कुछ कर नहीं सकते? ये बात गू योहांग को बुरी लग गई। नीनी यही नहीं रुकी और कहने लगी, अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो ठीक है, मैं किसी और को ढूंढ लेती हूँ। गू योहांग ने उसे उठा लिया और कहा, चलो मैं तुम्हें अपनी शक्ति दिखाता हूँ। उसने नीनी को ले जाकर बिस्तर पर पटक दिया, उसकी कमर में हाथ डाला और अपनी ओर खींच लिया। दोनों एक दूसरे को चूमने लगे। गू योहांग इतना मग्न हो गया था कि उसने अपना कोट फेंका और वे दोबारा शुरू हो गए। उसने नीनी का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे लगातार चूमता रहा। ऐसा करते हुए काफी समय बीत गया, लेकिन गू योहांग रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसने जैसे कसम खा रखी थी कि वो उसे संतुष्ट करके ही रहेगा। नीनी ने उसे छेड़ते हुए कहा, क्या अंकल आप इतनी जल्दी ठंडे पड़ गए? क्या ये आपकी पहली बार है? गू योहांग ने कहा, अगर ऐसी बात है तो अपनी आखिरी इच्छा बता दो, क्योंकि इसके बाद तुम जीवित नहीं बचोगी। और वो फोन पर कुछ खोजने लगा। नीनी ने उसे फिर उकसाया, अंकल तुम सच में कुछ नहीं कर सकते तो मैं जाकर किसी दूसरे को ढूंढ लेती हूँ। गू योहांग ने उसे रोका और दोबारा चूमने लगा। इस तरह दोनों ने मेकआउट करते हुए रात बिता दी। जब सुबह नीनी की आंख खुली तो उसे याद आया कि कल रात उसने क्या किया था। उसे डर लगने लगा कि अगर उसकी माँ को ये बात पता लग गई तो वो उसे जिंदा मार डालेंगी। उसने झट से अपने कपड़े और जूते उठाए और गू योहांग को देखते हुए वहां से चली गई। जब गू योहांग की आंख खुली तो उसे वहां नीनी नहीं बल्कि उसका एक पेंडेंट मिला। उसने कहा, ये तो एक पत्थर दिल छोटी शैतान है, मेरे साथ रात बिताई और भाग गई। उसकी दादी अस्पताल में भर्ती हैं। उनके दिमाग में खून का थक्का जम गया है, जिससे उनके शरीर का एक हिस्सा काम नहीं कर रहा। उनके ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए चाहिए और उसके घर वाले पैसे देने से मना कर चुके हैं। तो अब हमें पता चलता है कि वो इतनी परेशान क्यों थी। उसे अपनी दादी को बचाने के लिए पैसे चाहिए थे, इसीलिए उसने ये सब किया। कहानी आगे बढ़ती है निनी के घर से, जहां उसकी सौतेली माँ उस पर चिल्ला रही है। निनी अपनी दादी के ऑपरेशन के लिए पैसे कमाना चाहती है और अपने ही घर में काम करके अपने पिता से तनख्वाह मांगती है, लेकिन उसके लाचार पिता कहते हैं, घर के सारे पैसे तुम्हारी माँ के पास हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर निनी का दिल टूट जाता है। वो फैसला करती है कि अब वो खुद ही अपनी दादी के इलाज के लिए पैसे कमाएगी और इसी इरादे के साथ वो अपनी दादी को लेकर घर छोड़ देती है। घर छोड़ने के बाद निनी अपना गुजारा करने के लिए एक छोटा सा नाश्ते का स्टॉल लगाती है और लोगों को खाना डिलीवर करने का काम शुरू करती है। एक दिन उसे एक बहुत बड़ी कंपनी गू ग्रुप में खाना डिलीवर करने का ऑर्डर मिलता है, लेकिन जैसे ही वो गेट पर पहुंचती है वहां का सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है। वो उससे वर्क परमिट यानी काम करने का पहचान पत्र मांगता है, जो निनी के पास नहीं होता। गार्ड उससे बहुत बुरा बर्ताव करता है और उसे वहां से भगाने लगता है। और तभी वहां एंट्री होती है हमारे हीरो
प्रेसिडेंट गू की। वो उस गार्ड को एक लड़की से बदतमीजी करते हुए देख लेते हैं। वो अपनी सेक्रेटरी से कहते हैं कि इस गार्ड को तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाए, क्योंकि गू ग्रुप में कोई भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट गू उस गार्ड को नौकरी से निकाल देते हैं और निनी को अंदर जाने की इजाजत देते हैं। अब यहाँ एक मजेदार बात होती है। निनी प्रेसिडेंट गू को पहचान नहीं पाती। उसे लगता है कि वो भी इस कंपनी का कोई आम कर्मचारी है। प्रेसिडेंट गू उससे कहते हैं, आधा महीना हो गया और तुम ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे मुझे जानती ही नहीं। निनी घबरा जाती है और सोचती है कि ये अंकल यहाँ क्या कर रहे हैं। वो मन ही मन सोचती है, अरे वाह, ये अंकल तो इस कंपनी में काम करते हैं। प्रेसिडेंट गू देखते हैं कि निनी के हाथ में खाने का भारी सामान है। वो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं और खुद वो सामान उठा लेते हैं। जब कंपनी के बाकी कर्मचारी अपने सीईओ को एक डिलीवरी गर्ल का सामान उठाते हुए देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। सब सोचने लगते हैं कि आखिर ये लड़की है कौन जिसके लिए मिस्टर गू खुद काम कर रहे हैं। अब प्रेसिडेंट गू एक प्लान बनाते हैं। वो निनी को खाने के पैसे देते हैं और साथ में 3000 रुपए का टिप भी देते हैं। वो उससे कहते हैं, तुम्हारे नाश्ते की दुकान का खाना बहुत अच्छा और साफ है। अब से हमारी कंपनी रोज तुम्हारे यहाँ से ही खाना ऑर्डर करेगी, तो कल से तुम ही खाना लेकर आना। ये सुनकर निनी बहुत खुश हो जाती है। उसे अपनी दादी के इलाज के लिए पैसे कमाने का एक बड़ा जरिया मिल जाता है। वापस जाते समय निनी देखती है कि मिस्टर गू की तबीयत ठीक नहीं लग रही। वो फिक्र से कहती है, अंकल आप ठीक तो है, चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। वो उसे शुक्रिया अदा करती है और कहती है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, किसी देवता की तरह। मिस्टर गूज की मासूमियत पर मुस्कुरा देते हैं, लेकिन तभी उनकी सेक्रेटरी ये सब देख लेती है और उसके होश उड़ जाते हैं। वो मन ही मन सोचता है, हजारों साल पुराना पेड़ भी खिल सकता है, पर मैंने आज तक प्रेसिडेंट गू को किसी लड़की के इतने करीब नहीं देखा। लगता है उन्हें ये लड़की पसंद आ गई है। अब यहाँ एक बहुत ही प्यारा मोड़ आता है। जैसे ही नीनी जाने लगती है, मिस्टर गू उसे रोकते हैं। वो उसे एक तावीज वापस करते हैं जो शायद टकराते वक्त गिर गया था। नीनी बताती है कि ये तावीज उसकी दादी ने उसके लिए मंदिर से लिया था जब वो बचपन में बहुत बीमार रहती थी। ये उसके लिए बहुत कीमती है। वो मिस्टर गू को धन्यवाद देती है, जिस पर मिस्टर गू कहते हैं, अगर सच में धन्यवाद देना चाहती हो तो मुझे अंकल बुलाना बंद कर दो। तुम्हारे अंकल बुलाने से मैं बूढ़ा महसूस करने लगा हूँ। ये सुनकर नीनी शर्मा जाती है और हिचकिचाते हुए उन्हें मिस्टर गू कहकर बुलाती है। लेकिन कहानी में ड्रामा तो अब शुरू होता है। मिस्टर गू को घर से फोन आता है कि उनकी दादी ने फिर से अपनी दवा लेने से मना कर दिया है। दादी को कहीं से पता चल गया है कि गू की जिंदगी में कोई लड़की आ गई है और वो इस बात पर गुस्सा है कि गू ने उन्हें बताया नहीं। घर पहुंचते ही गू देखते हैं कि दादी बिस्तर पर लेटी हैं और नाटक कर रही हैं। वो कहती हैं, मेरा ब्लड प्रेशर 250 हो गया है। मेरे पोते ने मुझे पुलिस स्टेशन भिजवाया, जेल में रात कटवाई। अब मैं दवा क्यों खाऊं? इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। अब यहाँ खुलता है कहानी का सबसे बड़ा राज। जब दादी किसी भी तरह नहीं मानती तो मिस्टर गू उन्हें अपनी जिंदगी का वो सच बताते हैं जो आज तक किसी को नहीं पता था। वो बताते हैं, दादी कुछ साल पहले मेरा एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मुझे गहरी चोट लगी थी। उस चोट की वजह से मैं कभी बाप नहीं बन सकता। मैं किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं शादी नहीं करता। ये सुनकर दादी और वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है। दादी अपने पोते की बात पर यकीन नहीं करती। वो कहती हैं, तुमने कोशिश भी नहीं की और हार मान ली। मैंने तुम्हारी कुंडली दिखाई है एक महाराज को। और फिर दादी एक ऐसी भविष्यवाणी बताती हैं जिसे सुनकर मिस्टर गू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दादी कहती हैं, महाराज ने कहा है कि तुम्हारी किस्मत में कम से कम 2 बच्चे लिखे हैं और पहली बार में ही जुड़वा होने, एक लड़का और एक लड़की। मिस्टर गू इसे अंधविश्वास कहकर टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी दादी आखिरी और सबसे बड़ा दांव चलती हैं। वो कहती हैं, महाराज ने तो तुम्हारी होने वाली पत्नी का सरनेम यानी उपनाम तक बता दिया है। गू हैरानी से पूछते हैं, क्या है सरनेम? दादी मुस्कुराते हुए कहती हैं, उसका सरनेम सू होगा और वो नाश्ते का काम करती होगी। दादी अपनी जिद पर अड़ी थी, लेकिन जब मिस्टर गू शादी के लिए हाँ कर देते हैं तो दादी खुशी खुशी अपनी दवा खा लेती हैं। वो कहती हैं, अब दादी अपने पर पोते को देखने के लिए जिंदा रहेगी। मिस्टर गू का दिल भले ही परेशान हो, लेकिन अपनी दादी की खुशी के लिए उन्होंने ये वादा कर दिया था। दूसरी तरफ नीनी की जिंदगी में एक नया तूफान आने वाला था। मिस्टर गू ने जो उसे 3000 रुपए टिप दी थी वो उसे अपनी दादी के ऑपरेशन के लिए बचा कर रखती है, लेकिन उसकी सौतेली बहन सुशिन वो पैसे चुरा लेती है और सारा इल्जाम नीनी पर डाल देती है। जब नीनी अगले दिन गू ग्रुप में खाना डिलीवर करने नहीं पहुंचती तो मिस्टर गू परेशान हो जाते हैं। वो अपनी सेक्रेटरी को पता लगाने भेजते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि नीनी पर चोरी का इल्जाम लगा है और उसकी सौतेली माँ ने उसे बहुत मारा है। ये सुनकर मिस्टर गू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो तुरंत अपनी फाइनेंस टीम के मैनेजर ली को नीनी के घर भेजते हैं। नीनी की सौतेली माँ उस पर चिल्ला रही होती
होती है, चोर कहीं की, तूने ये 3000 रुपए कहाँ से चुराए? नीनी कहती है कि ये पैसे उसे मैनेजर ली ने इनाम में दिए थे, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। उसकी सौतेली बहन उसे ताना मारती है, क्या तूने कोई अमीर आदमी फंसा लिया है? तभी वहाँ एंट्री होती है प्रेसिडेंट गू की। वो नीनी को जमीन पर रोते हुए और उसकी माँ को उस पर चिल्लाते हुए देखते हैं। नीनी की माँ उन्हें देखकर कहती है, अच्छा तो तुम हो वो आदमी, तुम ही हो ना इसका आशिक। अगर ये लड़की तुम्हें चाहिए तो 5 लाख रुपए निकालो और ले जाओ इसे। ये सुनकर नीनी टूट जाती है और चिल्लाकर कहती है, माँ मैं कोई सामान नहीं हूँ जिसे तुम बेच सको, मैं अब तुम्हारी कंट्रोल में नहीं रहूंगी। और वो घर छोड़कर भाग जाती है। अब बारी थी प्रेसिडेंट गू के एक्शन की। उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया था कि नीनी के साथ कितना बुरा बर्ताव होता है। उन्होंने मैनेजर ली को बुलाया और एक बड़ा फैसला सुनाया। मैनेजर ली नीनी की माँ से कहते हैं, सू रेस्टोरेंट की मालकिन का व्यवहार बहुत ही घटिया और नीच है, इसलिए गू ग्रुप आपके साथ अपना खाने का कॉन्ट्रैक्ट हमेशा के लिए रद्द करता है। ये सुनकर नीनी की माँ के होश उड़ जाते हैं। वो गिड़गिड़ाती है, पूछती है कि उसकी गलती क्या है। इस पर मैनेजर ली उसे एक दमदार जवाब देते हैं, तुम्हारी गलती ये है कि तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है, अब अपना ख्याल खुद रखो। परेशान और उदास नीनी जो सड़क पर अकेली खड़ी है, तभी वहाँ प्रेसिडेंट गू आते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम जाना चाहती हो? नीनी रोते हुए कहती है, जाना तो चाहती हूँ पर कहाँ जाऊँ, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। उसकी बेबसी देखकर मिस्टर गू एक ऐसा फैसला लेते हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वो सीधे मुद्दे पर आते हैं और कहते हैं, मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर नीनी के होश उड़ जाते हैं। वो कहती है, अंकल आप मजाक कर रहे हैं, मैं तो आपको ठीक से जानती भी नहीं, शादी कैसे कर सकती हूँ? तब मिस्टर गू उसे अपनी मजबूरी बताते हैं। वो कहते हैं, मेरी दादी ने दवा खाने से मना कर दिया है, मैंने उनसे शादी का वादा किया है और मेरे आसपास तुम्हारे सिवा कोई और लड़की नहीं है जिसे मैं जानता हूँ। फिर वो उसे एक बिजनेस डील ऑफर करते हैं। वो कहते हैं, तुम 1 साल के लिए मुझसे शादी कर लो, अगर 1 साल बाद तुम खुश नहीं होगी तो हम तलाक ले लेंगे और मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूंगा। इस 1 साल के दौरान मैं तुम्हें हर महीने 50,000 रुपए जेब खर्च के लिए दूंगा। नीनी सोच में पड़ जाती है। इस डील से न सिर्फ उसकी दादी के ऑपरेशन के पैसे का इंतजाम हो जाएगा, बल्कि वो एक अच्छा घर किराए पर लेकर अपनी दादी को अपने साथ भी रख सकेगी। अपनी दादी की खातिर वो इस अजीब शादी के लिए हाँ कर देती है। और फिर क्या था, दोनों पहुंच जाते हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस और कर लेते हैं शादी। नीनी मन ही मन सोचती है, मैंने सच में एक अंकल से शादी कर ली। अब कहानी में आता है सबसे मजेदार हिस्सा। मिस्टर गू नीनी को लेकर अपने घर पहुंचते हैं, जो किसी महल से कम नहीं है। नीनी अब भी इस बात से अनजान है कि मिस्टर गू इतने अमीर हैं। वो घर देखकर हैरान रह जाती है और सोचती है, अरे वाह, ये अंकल तो सिर्फ एक मामूली कर्मचारी हैं, फिर भी इतने बड़े घर में रहते हैं। इनकी कंपनी तो अपने कर्मचारियों को बहुत पैसे देती होगी, मुझे भी इस कंपनी में नौकरी करनी पड़ेगी। वो घर के नरम सोफे पर बैठकर सोचती है, मैं भी मेहनत करके अपनी दादी के लिए ऐसा ही सोफा खरीदूंगी। तभी वहाँ दादी आती है। नीनी उन्हें नमस्ते करती है। दादी अपनी नई नवेली बहू को देखकर खुशी से झूम उठती हैं। वो शादी का सर्टिफिकेट देखकर खुशी से नाचने लगती हैं। दादी नीनी से उसकी उम्र पूछती है। नीनी बताती है कि वो 20 साल की है। तुरंत हिसाब लगाती हैं और कहती हैं, अरे तुम तो मेरे युहांग से 9 साल छोटी हो, मेरा पोता तो सच में बूढ़ा हो गया। इस पर मिस्टर गू चिढ़कर कहते हैं, दादी मैं 29 का हूँ, 92 का नहीं, कहाँ से बूढ़ा हूँ? यहाँ नीनी बहुत ही समझदारी से बात को संभालती है। वो कहती है, नहीं नहीं दादी, वो बूढ़े नहीं है, बस मुझसे थोड़े ज्यादा समझदार दिखते हैं और बड़े लोग तो अच्छे होते हैं, उन्हें ख्याल रखना आता है। ये सुनकर दादी और भी खुश हो जाती हैं और कहती हैं, हमारे खानदान में बीवी से प्यार करना विरासत में मिलता है। इसके दादा मुझसे बहुत प्यार करते थे, इसके पापा भी अपनी बीवी के दीवाने थे, युहांग भी तुमसे बहुत प्यार करेगा। ये सुनकर नीनी मन ही मन मजेदार अंदाज में सोचती है, तो फिर ये अंकल अब तक कुमारे कैसे रह गए? क्या इनके जीन्स में कोई गड़बड़ हो गई? तभी गलती से ये बात उसके मुंह से निकल जाती है और मिस्टर गू उसे घूर कर देखने लगते हैं। नीनी डर जाती है और तुरंत माफी मांगती है, अंकल मुझसे गलती हो गई, मुझे डराइए मत। लेकिन दादी बात को संभाल लेती है और अपने पोते को डांटते हुए कहती है, तुम मेरी प्यारी बहू को डराओ मत, आज से तुम इसे एक राजकुमारी की तरह रखोगे, समझे? फिर वो मजाक में मिस्टर गू से कहती है, तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए, घर में सबसे पहले मैं, फिर ये यानी नीनी और तुम सबसे आखिर में। जब मिस्टर गू और नीनी जाने लगते हैं तो दादी उन्हें रोकती है और कहती है, अरे रुको, मैंने तो अपनी प्यारी बहू को कोई तोहफा ही नहीं दिया। लेकिन जैसे ही वो दोनों चले जाते हैं, दादी का असली ड्रामा शुरू होता है। वो अपनी नौकरानी से कहती है, तुम क्या सोचती हो, मैं पागल हूँ? कल तक जो लड़का शादी से भाग रहा था वो आज अचानक एक बहू ले आया। मैं सब समझती हूँ, इन दोनों ने मिलकर मुझे धोखा देने की साजिश रची है। नौकरानी पूछती है, तो आपने उन्हें रंगे हाथों क्यों नहीं पकड़ा? इस पर दादी एक मास्टर स्ट्रोक वाला जवाब देती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, पकड़ना क्यों है, ये झूठ ही सच बन सकता है।
मुझे धोखा देने के लिए ये दोनों अब एक साथ रहेंगे, रोज एक दूसरे से मिलेंगे, और जब वो साथ रहेंगे तो धीरे धीरे प्यार तो हो ही जाएगा। वक्त के साथ प्यार बढ़ता है। ये सुनकर नौकरानी कहती है, मैडम आप सच में बहुत दूर की सोचती है। दादी खुश होकर कहती है, और बहू तो मेरी बहुत प्यारी है, दोनों की जोड़ी भी कितनी अच्छी लगती है। गाड़ी में वापस आते हुए नीनी मिस्टर गू से माफी मांगती है। वो कहती है, मिस्टर गू मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी दादी के सामने सब गड़बड़ कर दी। अगली बार मैं एक्टिंग करने में और ज्यादा मेहनत करूंगी, प्लीज आप मुझे यहाँ से निकालिएगा मत। उसकी मासूमियत देखकर मिस्टर गू मुस्कुराते हैं और कहते हैं, पागल लड़की, दादी तुम्हें बहुत पसंद करती है, मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा। और फिर वो उसे बताते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उसे अब उनके साथ ही रहना होगा। नीनी मन ही मन सोचती है, ओह तो साथ रहने के लिए पूरी एक्टिंग करनी पड़ेगी। मिस्टर गू उसे उसका कमरा दिखाते हैं जो बहुत बड़ा और आलीशान होता है। नीनी कमरा देखकर हैरान रह जाती है। वो सोचती है, ये कमरा तो उस स्टोर रूम से भी कई गुना बड़ा है जहाँ मैं और दादी रहते थे। वो बड़े और नर्म बिस्तर को देखकर फैसला करती है कि वो खूब मेहनत करेगी और अपनी दादी के लिए भी ऐसा ही बिस्तर खरीदेगी। कमरे में अकेली नीनी को अपनी दादी की याद आती है। तभी उसके पिता का फोन आता है और वो पूछते हैं, तुम कहाँ हो? नीनी अपने आंसू छिपाते हुए झूठ बोलती है, पापा मुझे एक नौकरी मिल गई है, मैं अब एक घर में रहकर काम करूंगी और वहीं रहूंगी, अब मैं घर वापस नहीं आऊंगी। लेकिन उसका पिता उसे एक बहुत ही बुरी सलाह देता है, नौकरी करो लेकिन अपनी इज्जत बचाकर रखना, वरना बाद में शादी के लिए अच्छा दाम नहीं मिलेगा। ये सुनकर नीनी को बहुत दुख होता है। तभी मिस्टर गू के घर की एक पुरानी नौकरानी नाया नीनी के लिए बहुत सारे महंगे कपड़े लेकर आती है। नाया मन ही मन मिस्टर गू को पसंद करती है, इसलिए वो नीनी से बहुत जलती है। वो नीनी को ताना मारते हुए कहती है, पता नहीं मिस्टर गू को तुम जैसी लड़की में क्या दिख गया। नीनी उन महंगे कपड़ों को देखकर घबरा जाती है और उन्हें पहनने से मना कर देती है। वो कहती है, मैं तो रात के बाजार से सस्ते कपड़े पहनती हूँ, वो आरामदायक भी होते हैं और काम करने में आसानी होती है। जब मिस्टर गू को ये पता चलता है तो वो नीनी को समझाते हैं। वो कहते हैं, ये महंगे कपड़े पहनना भी तुम्हारी नौकरी का हिस्सा है, अगर मेरी पत्नी सस्ते कपड़े पहनेगी तो दादी को शक हो जाएगा, ये सब एक्टिंग के लिए जरूरी है। नीनी पूछती है कि क्या इन कपड़ों के पैसे उसकी 50,000 की तनख्वाह से कटेंगे? इस पर मिस्टर गू कहते हैं, नहीं, ये मेरी तरफ से तोहफा है। लेकिन उनकी ये सारी बातें छिपकर नाया सुन लेती है। उसे पता चल जाता है कि ये शादी असली नहीं बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट है। वो मन ही मन खुश होती है और सोचती है, अच्छा तो ये सब नाटक है, इसका मतलब मेरे पास अभी भी मौका है। अब नाया नीनी को फंसाने के लिए एक जाल बिछाती है। नीनी को कूड़ेदान के पास एक कमर दर्द का बेल्ट लंबर सपोर्ट मिलता है। वो सोचती है, ये बेल्ट तो दादी के बहुत काम आएगा, उन्हें अक्सर कमर में दर्द रहता है। वो उसे उठाकर अपनी दादी के लिए रख लेती है। तभी नाया वहाँ आ जाती है और नीनी पर चोरी का इल्जाम लगा देती है। वो चिल्लाकर कहती है, चोर, तुमने दादी माँ की चीज चुराई, मैं अभी जाकर दादी माँ को सब सच बता दूंगी, उन्हें बेईमान लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। नीनी घबरा जाती है और कहती है, मैंने चोरी नहीं की, ये मुझे कूड़ेदान के पास मिला था, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं होता। नाया उसे ब्लैकमेल करती है। वो कहती है, ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि मैं दादी माँ को कुछ न बताऊं तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, जाओ और पीछे के बगीचे की सारी जंगली घास साफ करो। बेचारी नीनी अपनी इज्जत बचाने के लिए उसकी बात मान लेती है। नाया मन ही मन सोचती है, मैं कई सालों से मिस्टर गू से प्यार करती हूँ और इस लड़की ने मेरी जगह छीन ली, आज मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊं। लेकिन नीनी अब डरने वाली नहीं थी। वो चतुराई से जवाब देती है, क्यों, मैं तुम्हारा काम क्यों करूं? तुम्हें जो करना है कर लो, वैसे भी घर में कैमरे लगे हैं। ये सुनकर नाया घबरा जाती है, लेकिन फिर वो अपना सबसे बड़ा दांव चलती है। वो कहती है, मुझे पता है कि तुम्हारी और मिस्टर गू की शादी नकली है, मैंने तुम दोनों को बात करते हुए सुना है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अभी जाकर दादी माँ को सब सच बता दूंगी। बेचारी नीनी इस धमकी से डर जाती है, लेकिन तभी वहाँ एंट्री होती है हमारे हीरो प्रेसिडेंट गू की। वो नाया को अपनी पत्नी को धमकाते हुए सुन लेते हैं और उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो गरजते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नीनी इस घर की मालकिन है, इस घर की हर चीज उसकी है, तुम होती कौन हो मेरी पत्नी पर इल्जाम लगाने वाली? फिर वो नाया को डांटते हुए कहते हैं, तुम एक नौकरानी होकर अपने मालिक के मामलों में दखल देती हो, इसी वक्त इस घर से दफा हो जाओ। और वो नाया को नौकरी से निकाल देते हैं। नाया के जाने के बाद मिस्टर गू नीनी से माफी मांगते हैं। वो उसे बाहर खाने पर ले जाने की पेशकश करते हैं, लेकिन नीनी कहती है, बाहर खाना तो पैसों की बर्बादी है, मैं खाना बना सकती हूँ। ये सुनकर मिस्टर गू के दिल में नीनी के लिए इज्जत और भी बढ़ जाती है। वो कहता है, ठीक है,
तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब शुरू होता है कहानी का सबसे प्यारा हिस्सा। किचन में मिस्टर गू एक एप्रन पहनकर खड़े होते हैं। नीनी उन्हें देखकर मजाक में कहती है, मिस्टर गू, आप एप्रन में बिल्कुल एक घरेलू औरत की तरह लग रहे हैं। दोनों साथ में खाना बनाते हैं और इसी बीच मिस्टर गू एक बहुत ही खास बात कहते हैं। वो कहते हैं, अब से तुम मुझे अंकल या मिस्टर गू नहीं कहोगी। नीनी घबरा जाती है और सोचती है, लगता है अब पैसे वसूल करने का वक्त आ गया है। लेकिन मिस्टर गू धीरे से कहते हैं, तुम मुझे युहांग कहकर बुलाओगी। जैसे ही नीनी हिचकिचाते हुए उनका नाम लेने वाली होती है, तभी घर में दादी की एंट्री होती है। मिस्टर गू तुरंत नीनी के कान में कहते हैं, दादी को हमारी नकली शादी के बारे में शक हो गया है, वो जासूसी करने आई हैं। अब एक्टिंग शुरू करो। और फिर क्या था, दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से खाना बनाने का नाटक करने लगते हैं। नीनी कहती है, युहांग, आज हम सूप बनाएंगे। ये सब देखकर दादी बहुत खुश हो जाती है और अपनी नौकरानी से कहती है, देखो तो जरा इन दोनों को, खाना बनाते हुए भी रोमांस करना नहीं भूलते। इनकी जोड़ी को तो मेरी ही नजर लग जाएगी। अगले दिन जहाँ दादी नीनी को बहुत प्यार और दुलार कर रही हैं, वो कहती हैं, मेरी प्यारी बच्ची, मुझे कल की घटना के बारे में सब पता चला। ये सब उस बदमाश युहांग की गलती है कि उसने ऐसे लोगों को नौकरी पर रखा। मेरी बच्ची को कितना कुछ सहना पड़ा। ये सुनकर नीनी हैरान रह जाती है। वो सोचती है, दादी मुझ पर गुस्सा नहीं है। तभी मिस्टर गू नीनी का पक्ष लेते हुए कहते हैं, दादी, नीनी को परेशान मत कीजिए। और फिर वो उसे एक बहुत ही प्यारे नाम से बुलाते हैं, मेरी पगली। ये सुनते ही नीनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो सोचती है, भले ही ये अंकल सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, पर जब उन्होंने मुझे इस नाम से बुलाया तो मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़का। अब दादी नीनी को एक बहुत जरूरी सबक सिखाती हैं। वो कहती हैं, बेटा, तुम इस घर की मालकिन हो, तुम्हें नौकरों के सामने अपना रुतबा बनाना सीखना होगा। उन्हें पता होना चाहिए कि तुम कोई कमजोर इंसान नहीं हो। नीनी उनकी सारी बातें ध्यान से सुनती है। उसे पहली बार किसी से इतना प्यार और अपनापन महसूस होता है, लेकिन वो मन ही मन डर भी जाती है। अगर दादी को पता चला कि हमारी शादी नकली है तो क्या वो मुझसे नफरत करने लगेंगी। अब दादी अपना मास्टर प्लान चलती हैं। वो कहती हैं, ठीक है, अब से मैं यहीं रहूंगी ताकि मैं अपनी बहू की रक्षा कर सकूं। कोई देखता हूँ अब इसे कौन परेशान करता है। ये सुनते ही नीनी और मिस्टर गू के होश उड़ जाते हैं। नीनी मन ही मन सोचती है, क्या दादी यहीं रहेंगी? इसका मतलब मुझे आज रात इस अंकल के साथ एक ही कमरे में सोना पड़ेगा। और वही होता है जिसका डर था। रात में दादी दोनों को अपने कमरे में जाने के लिए कहती हैं। कमरे में घुसते ही दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। तभी अचानक नीनी का पैर फिसलता है और वो सीधे मिस्टर गू की बाहों में जा गिरती है। ये एक बहुत ही अजीब और प्यारा पल होता है। नीनी घबरा जाती है और हड़बड़ाकर कहती है, सॉरी, मैंने जानबूझकर आपको नहीं छुआ। मिस्टर गू उसे देखकर मुस्कुराते हैं और सोचते हैं, ये लड़की इतनी प्यारी कैसे हो सकती है। जब नीनी फिर से माफी मांगती है तो मिस्टर गू उसे छेड़ते हुए कहते हैं, वैसे हम दोनों शादीशुदा हैं। ये सुनकर नीनी का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वो मिस्टर गू को देखती है और मन ही मन सोचती है, हे भगवान, ये अंकल तो कमाल के हैं। कमरे के दरवाजे के बाहर जहाँ दादी और उनकी नौकरानी छिपकर जासूसी कर रहे होते हैं, अंदर से आ रही आवाजों को सुनकर दादी मुस्कुराती हैं और कहती हैं, अदरक जितनी पुरानी उतनी तीखी होती है। मेरी चाल काम कर गई। वो कहती है, जब एक अकेला मर्द और एक अकेली औरत एक कमरे में हो तो सूखी लकड़ी और भड़कती आग की तरह होते हैं। अब बस मुझे अपने परपोते का इंतजार है। अगली सुबह नीनी चुपके से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर गू उसे पकड़ लेते हैं। वो उसे छेड़ते हुए कहते हैं, क्या पिछली बार की तरह इस बार भी इस्तेमाल करके भागने का इरादा है? नीनी घबराकर कहती है, अंकल, मुझसे गलती हो गई, मैं तो मजबूरी में। इस पर मिस्टर गू मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अगर मैं गुस्सा हो गया तो क्या करोगी? क्या फिर से मेरे साथ सो जाओगी? वो उसे बताते हैं कि पिछली रात वो कितनी थक गई थी। फिर वो बहुत ही प्यार से उसके बाल सुखाते हैं। ये देखकर नीनी हैरान रह जाती है। तभी नीनी मिस्टर गू से कहती है कि वो बाहर जाकर नौकरी ढूंढना चाहती है। मिस्टर गू पूछते हैं, क्या तुम्हें पैसों की कमी है? नीनी बताती है, हाँ, लेकिन मुझे किसी से पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता। बचपन से जब भी मैं अपनी माँ से फीस के लिए पैसे मांगती थी तो वो मुझे बहुत डांटती थी। किसी के आगे हाथ फैलाने का एहसास बहुत बुरा होता है। ये सुनकर मिस्टर गू का दिल पिघल जाता है। वो बहुत ही नरमी से कहते हैं, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारा सहारा बनना चाहता हूँ। जैसे ही दोनों के बीच ये प्यारा पल चल रहा होता है, मिस्टर गू देखते हैं कि दादी की जासूस नौकरानी चेन यी दरवाजे से उन्हें देख रही है। वो तुरंत नीनी के कान में कहते हैं, चेन यी हमें देख रही है, एक्टिंग करो। और फिर वो नीनी से कहते हैं, तो फिर मुझे एक किस दो ताकि उसे शक ना हो। लेकिन इस बार नीनी उन्हें चौंका देती है। जैसे ही मिस्टर गू अपनी आंखें बंद करते हैं, नीनी उन्हें एक साधारण किस की जगह एक पैशनेट फ्रेंच किस कर देती है। मिस्टर गू की आंखें हैरानी से खुल जाती हैं। वो पूछते हैं, ये क्या था? इस पर नीनी शरारती अंदाज में जवाब देती है, दादी की चालाक जासूस को बेवकूफ बनाने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। ये देखकर मिस्टर गू मन ही मन सोचते हैं, लगता है मैं किसी भेड़िए के जाल में फंस गया हूँ, पर मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इस घटना के बाद मिस्टर गू में एक बड़ा
बड़ा बदलाव आता है। वो अगले दिन बिल्कुल नए अंदाज में तैयार होते हैं, जवान लड़कों की तरह। वो चेनिये से पूछते हैं, क्या मैं आज कुछ ज्यादा जवान लग रहा हूँ? चेनिये कहती है, सर आप तो कॉलेज के लड़के लग रहे हैं, बिल्कुल वैसा जैसे छोटी मैडम को पसंद है। इस पर मिस्टर गू मन ही मन सोचते हैं, पिछली बार की हार का बदला तो लेना ही पड़ेगा। चेनी उन्हें देखकर समझ जाती है कि ये सब वो अपनी नई पत्नी को खुश करने के लिए कर रहे हैं। वो मन ही मन सोचती है, जिस बच्चे को मैंने बड़ा होते देखा है उसे मैं नहीं समझूंगी। लड़का पूरी तरह प्यार में पड़ गया है, ये खुशखबरी तो दादी को देनी ही पड़ेगी। तभी नीनी को एक फोन आता है। फोन गू ग्रुप से होता है और उसे बताया जाता है कि प्रेसिडेंट के ऑफिस में सेक्रेटरी की नौकरी के लिए उसे चुन लिया गया है। ये सुनकर नीनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अगले दिन नीनी ऑफिस पहुंचती है। वहां उसकी मुलाकात एक दूसरी सेक्रेटरी ली जिंग से होती है। ली जिंग उसे बताती है कि ऑफिस की हर लड़की उनके सीईओ के पीछे पड़ी है। वो कहती है, हमारे सीईओ बहुत ही अमीर और सिंगल है, अगर मैं उनसे शादी कर लूं तो पैसों की चिंता ही खत्म हो जाएगी। इस पर नीनी मासूमियत से कहती है, लेकिन मैं तो शादीशुदा हूँ। ये सुनकर ली जिंग हैरान रह जाती है और कहती है, क्या इतनी कम उम्र में शादी की कब्र में कूद गई? अब ऑफिस में एंट्री होती है खुद सीईओ साहब यानी मिस्टर गू की। वो ली जिंग को खास हिदायत देते हैं कि नीनी पर काम का ज्यादा बोझ न डाला जाए और जरूरत पड़ने पर उसे इनाम भी दिया जाए। ये देखकर ली जिंग हैरान रह जाती है, लेकिन मिस्टर गू के मन में कुछ और भी चल रहा होता है। उन्हें नीनी के सौतेले परिवार पर शक होता है। उन्हें लगता है कि वो नीनी के असली माता पिता नहीं है, इसलिए वो अपनी जासूस चेनी को नीनी के अतीत की जांच करने और किसी भी तरह उसके पिता के बाल यानी डीएनए टेस्ट के लिए लाने का आदेश देते हैं। अब आता है वो पल जिसका हम सबको इंतजार था। चेनी ऑफिस की लड़कियों को बात करते हुए सुन लेती है कि हमारी सीईओ तो नामर्द हैं, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। ये सुनकर चेनी दौड़कर नीनी के पास जाती है और पूछती है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे सीईओ कौन है? नीनी कहती है, नहीं, पर वो मेरे पति जितने हैंडसम तो नहीं होंगे। और तब चेनी वो बम फोड़ती है जिसे सुनकर नीनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहती है, तुम्हारे सीईओ ही तुम्हारे पति हैं। नीनी के होश उड़ जाते हैं। वो भागकर घर जाती है और मिस्टर गू से भिड़ जाती है। वो पूछती है, आप ही गू ग्रुप के सीईओ हैं? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? वो पूछती है, क्या मेरी नौकरी आपकी वजह से लगी है? इस पर मिस्टर गू बहुत ही शरारती अंदाज में जवाब देते हैं, मैंने कब कहा? गू ग्रुप में तो सब कुछ ईमानदारी से होता है, तुम्हें तो एचआर डिपार्टमेंट ने अपनी काबिलियत पर नौकरी दी। मिस्टर गू नीनी को समझा रहे होते हैं कि उसे कभी खुद को कम नहीं समझना चाहिए। वो कहते हैं, तुम्हारी अपनी एक अलग पहचान है, तुम्हारी अपनी काबिलियत है, किसी और की बातों से कभी खुद पर शक मत करना। ये सुनकर नीनी बहुत खुश होती है और कहती है, काश आप मुझे बचपन में मिले होते। लेकिन तभी मिस्टर गू उसे छेड़ने के अंदाज में कहते हैं, अगर जानना चाहती हो कि मैं काबिल हूँ या नहीं तो कमरे में चलो, दिखाता हूँ। अगले दिन ऑफिस में नीनी की सहकर्मी ली जिंग उसे एक चौंकाने वाली बात बताती है। वो बताती है कि मिस्टर गू की जिंदगी में पहले से ही कोई लड़की है। उस लड़की का नाम है शे वानशी। ली जिंग बताती है कि शे वानशी शहर के एक बहुत बड़े और इज्जतदार परिवार की बेटी है। 2 साल पहले मिस्टर गू ने शे वानशी को बचाने के लिए ही अपनी जान जोखिम में डाली थी और उसी वजह से उनका वो भयानक कार एक्सीडेंट हुआ था। ये सुनकर नीनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे याद आता है कि मिस्टर गू ने उसे बताया था कि वो एक्सीडेंट की वजह से कभी बाप नहीं बन सकते। अब उसे समझ आता है कि ये सब कुछ उस लड़की के लिए हुआ था। ली जिंग ये भी बताती है कि उस एक्सीडेंट के बाद शे वानशी विदेश चली गई थी और अब वो डॉक्टर बनकर वापस आ गई है। नीनी का दिल टूट जाता है। वो सोचती है, तो इसका मतलब मिस्टर गू के दिल में आज भी कोई और है। अगर दादी ने उन्हें मजबूर नहीं किया होता तो वो मुझसे कभी शादी नहीं करते। जैसे ही नीनी इस दुख से जूझ रही होती है, उसे अपनी सौतेली माँ का फोन आता है। उसकी माँ उसे घर बुलाती है और बताती है कि उसकी दादी बहुत बीमार है। लेकिन जब नीनी घर पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि ये सब एक जाल था। उसकी माँ ने दादी की बीमारी का झूठा नाटक किया था ताकि वो नीनी को घर बुला सके। उसकी माँ उसे बताती है कि उन्होंने नीनी के लिए एक लड़का ढूंढा है। वो कहती है, लड़के वाले बहुत अमीर हैं, अगर तुम उससे शादी करोगी तो वो हमें एक ऑडी कार और 5 लाख रुपए दहेज में देंगे। ये सुनकर नीनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो कहती है, इतना अच्छा रिश्ता है तो अपनी प्यारी बेटी सू शिन के लिए क्यों नहीं रख लेती? उसे ही तो अमीर घर में शादी करने का सपना है। कहती है, लड़के वाले आते ही होंगे, जल्दी से जाकर ये लाल ड्रेस पहन लो। जब नीनी मना करती है तो उसकी माँ उस पर हाथ उठाती है और उसका भाई उसका नया फोन छीन लेता है। वो चिल्लाती है, हरामखोर लड़की, घर में 1 पैसा नहीं लाती और चोरी छिपे इतना महंगा फोन खरीद लिया। मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया और तू ये सिला दे रही है। वो लोग नीनी को एक कमरे में बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर गू की जासूस
चेन यी एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर लेकर आती है। वो बताती है नीनी सू परिवार की असली बेटी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, डीएनए टेस्ट से ये साबित हो गया है कि नीनी को सू परिवार ने गोद लिया था। चेन ये भी बताती है कि आस पड़ोस के लोगों से पता चला है कि नीनी की सौतेली माँ बचपन से ही उस पर बहुत जुल्म करती थी। उसे भरपेट खाना नहीं मिलता था, सुबह 4 बजे उठकर काम करना पड़ता था और स्कूल से आने के बाद भी घर के सारे काम करने पड़ते थे। ये भी पता चलता है कि नीनी को आज तक ये सच नहीं पता था। उसे लगता था कि सू परिवार ही उसका असली परिवार है। असल में उसे उसकी दादी यानी सू परिवार की दादी कहीं से गोद लेकर आई थी। घर में सिर्फ दादी ही थी जो उससे सच्चा प्यार करती थी। ये सब सुनकर मिस्टर गू का खून खौल उठता है। वो गुस्से में कहते हैं जानवरों का झुंड। तभी मिस्टर गू को पता चलता है कि नीनी ने ऑफिस से छुट्टी ली है क्योंकि उसकी दादी बीमार है। मिस्टर गू तुरंत समझ जाते हैं कि ये एक जाल है। उन्हें याद आता है कि नीनी की माँ उसके लिए लड़का ढूंढ रही थी। वो समझ जाते हैं कि नीनी को धोखे से घर बुलाया गया है। घर में लड़के वाले आ जाते हैं। लड़के की माँ नीनी को देखकर कहती है अरे वाह, लड़की तो बहुत सुंदर है, मुझे तो यही बहू चाहिए। लड़का भी बेशर्मी से कहता है माँ, मुझे इसी से अपना बच्चा चाहिए। लड़के की माँ नीनी की माँ से कहती है वैसे तो तुम्हारा और हमारा कोई मुकाबला नहीं, हम बहुत अमीर हैं और तुम लोग बहुत गरीब। अमीर लड़के की माँ मिसेस जाओ नीनी से अपने बेटे की शादी कराने पर अड़ी हुई है। वो कहती है मेरा बेटा इसे पसंद करता है तो मैं क्या करूं? तभी नीनी की माँ कहती है आप चिंता मत कीजिए, अगले साल आप एक पोते को खिला रही होंगी। ये सुनकर नीनी चिल्लाती है मैं शादी नहीं करूंगी और भागने की कोशिश करती है। उसकी माँ और बहन उसे पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने लगते हैं। लड़का भी पागलों की तरह चिल्लाता है मम्मी, मेरी सुंदर बीवी भाग गई। और तभी कहानी में एक और जबरदस्त एंट्री होती है। दरवाजे पर खड़ी होती हैं नीनी की दादी। वो गरजते हुए कहती हैं आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, देखती हूँ कौन मेरी नीनी को हाथ लगाने की हिम्मत करता है। दादी को देखकर नीनी की जान में जान आती है। वो भागकर अपनी दादी से लिपट जाती है। दादी उसे दिलासा देती है डरो मत बेटा, दादी आ गई हैं। दादी को देखकर नीनी की सौतेली माँ ली श्यू मेई के होश उड़ जाते हैं। दादी उस पर चिल्लाती है बदकिस्मत औरत, तूने मेरी पीठ पीछे इतना बड़ा काम कर दिया। ली श्यू मेई बहाना बनाती है और कहती है माँ जी, मैं तो नीनी के भले के लिए ही कर रही थी। लड़के वालों के पास घर है, गाड़ी है, लड़के का बाप ऑफिसर है, हमारी नीनी वहाँ जाकर सिर्फ राज करेगी। इस पर दादी उसे करारा जवाब देती है अगर लड़का इतना ही अच्छा है तो अपनी लाडली बेटी सू शिन की शादी उस पागल से क्यों नहीं कर देती? मुझे लगता है तुम्हें सिर्फ उनके पैसों से मतलब है। अपनी बेटी को उस पागल से शादी करने क्यों नहीं भेज देती? मेरी नीनी पर ही जुल्म क्यों करती हो? ली श्यू मेई बेशर्मी से जवाब देती है मैंने इसे सालों तक पाल पोस कर बड़ा किया है, क्या मैंने इसे मुफ्त में पाला है? तभी वो अमीर लड़का फिर से चिल्लाने लगता है मम्मी, मुझे मेरी छोटी बीवी चाहिए, इसे घर ले चलो। अमीर लड़के की माँ मिसेस जाओ अपनी हार मानने को तैयार नहीं थी। वो अपने आदमियों को हुक्म देती है उस बुढ़िया को अंदर बंद कर दो। लेकिन दादी कहाँ पीछे हटने वाली थी। वो नीनी को बचाने के लिए सबसे भिड़ जाती हैं। नीनी की माँ और बहन नीनी को जबरदस्ती घसीट कर ले जाने की कोशिश करते हैं। लड़का भी पागलों की तरह चिल्लाता है बीवी घर चलेगी, गुफा में चलेगी। तभी मिसेस जाओ नीनी की माँ से कहती है चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारी ऑडी कार और 5 लाख रुपए दोनों मिलेंगे। ये सुनकर नीनी की माँ खुश हो जाती है और अपनी ही बेटी का सौदा कर देती है। वो कहती है आप चिंता मत कीजिए, मेरी बेटी आपके पति की खूब सेवा करेगी, आपके सास ससुर की इज्जत करेगी और अगर बात न माने तो मार मार कर सीधा कर देना। ये सब सुनकर दादी का दिल टूट जाता है और वो चिल्लाती हैं जानवरों, मेरी बच्ची को छोड़ दो। लेकिन वो लोग दादी को धक्का दे देते हैं और उन्हें भी ले जाने की कोशिश करते हैं। और ठीक इसी पल हमारे हीरो प्रेसिडेंट गू, जो अब तक अपनी असली पावल छिपा रहे थे, एक्शन में आते हैं। मिसेस जाओ उन पर चिल्लाती है तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? जानते हो मैं कौन हूँ? मेरे पति हैप्पीनेस विलेज के सरपंच हैं। ये सुनते ही मिस्टर गू अपने असिस्टेंट को एक इशारा करते हैं और फिर वो ठंडी आवाज में कहते हैं जाकर पता करो हैप्पीनेस विलेज के सरपंच ने कितने घपले और रिश्वतें ली हैं। फिर वो अपनी टीम को हुक्म देते हैं दिन दहाड़े एक लड़की को जबरदस्ती खरीदने की कोशिश करने वालों को पुलिस स्टेशन ले जाओ, इन्हें जेल में सड़ा दो। ये सुनकर मिसेस जाओ और उसके बेटे के होश उड़ जाते हैं। पुलिस उन्हें घसीट कर ले जाती है। उन लोगों के जाने के बाद मिस्टर गू तुरंत नीनी के पास जाते हैं और पूछते हैं तुम ठीक हो, कहीं चोट तो नहीं लगी? नीनी रोते हुए कहती है मुझे बहुत दर्द हो रहा है, वो लोग मुझे 5 लाख में बेच रहे थे, उन्होंने दादी को भी धक्का दिया। मिस्टर गू उसे दिलासा देते हैं डरो मत, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। तभी नीनी की माँ चिल्लाती है तूने बाहर न जाने कितने मर्दों को फंसा रखा है। ये सुनकर मिस्टर गू को इतना गुस्सा आता है कि वो पास पड़ा एक गमला उठाकर जमीन पर पटक देते हैं। वो नीनी से कहते हैं अगर भविष्य में तुम्हें कोई भी परेशान करे तो इसी तरह जवाब देना, उसके बाल नोच लेना, लड़ाई चाहे कैसी भी हो मैं तुम्हें संभाल। उधर नीनी अपनी माँ से कहती है तुमने मुझे मारा, तुम्हें डर नहीं लगता कि भगवान तुम्हें सजा देंगे?
और वो अपनी दादी को बचाने के लिए अंदर जाती है। मिस्टर गू नीनी की बीमार दादी को अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी नीनी की सौतेली माँ ली श्यूमे बीच में आ जाती है और मिस्टर गू को धमकाने लगती है। वो कहती है, मुझे हाथ मत लगाना, मैं उसकी माँ हूँ। अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत किया तो मैं नीनी से कहूंगी कि वो तुम्हें छोड़ दे। ये सुनकर मिस्टर गू मुस्कुराते हैं और एक ऐसा सच सामने लाते हैं जिसे सुनकर ली श्यूमे के होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं, सू नीनी तुम्हारी असली बेटी है ही नहीं। फिर वो अपनी जेब से एक कार्ड निकालते हैं और कहते हैं, इस कार्ड में 5 लाख रुपए हैं। ये पैसे तुम्हारे उस झूठे कर्ज को चुकाने के लिए हैं जो तुमने नीनी को पाल पोस कर बड़ा करने के नाम पर बनाया है। वो उसके सामने एक एग्रीमेंट रखते हैं और कहते हैं, इस पर साइन करो और आज के बाद नीनी से सारे रिश्ते खत्म कर लो। 5 लाख का नाम सुनकर ली श्यूमे की आंखों में चमक आ जाती है। उसकी बेटी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे डांट कर चुप करा देती है और तुरंत एग्रीमेंट पर साइन कर देती है। जैसे ही वो साइन करती है, मिस्टर गू का असिस्टेंट उसे बताता है, वैसे ये 5 लाख रुपए नहीं बल्कि 5 लाख का कर्जनामा है। ली श्यूमे चिल्लाती है, क्या धोखा? असिस्टेंट समझाता है, हमारे बॉस को डर था कि तुम बाद में मुकर जाओगी, इसलिए ये 5 लाख का कर्जनामा है। जब तक तुम अपना वादा निभाओगी और हमारी मैडम को परेशान नहीं करोगी, हम तुमसे ये पैसा नहीं मांगेंगे। लेकिन अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो ये 5 लाख तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी जेल में सड़वा सकते हैं। ये सुनकर ली श्यूमे के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि वो एक बहुत बड़े जाल में फंस गई है। ये सब करने के बाद मिस्टर गू दादी को अपनी पीठ पर उठाकर गाड़ी की तरफ ले जाने लगते हैं। दादी मजाक में कहती हैं, अरे ले जाने दो लड़के को, वक्त बर्बाद मत करो। नीनी की बहन सू शिन अपनी माँ से पूछती है, ये आदमी कौन है? तब ली श्यूमे उसे बताती है, ये कोई और नहीं बल्कि क्योटो शहर का सबसे अमीर आदमी गू योहांग है। और कहानी यही खत्म नहीं होती। मिस्टर गू अपने असिस्टेंट को आदेश देते हैं, नीनी ने जितने भी आंसू बहाए हैं उसका 100 गुना बदला उन लोगों से लिया जाना चाहिए। अगले ही सीन में मिस्टर गू के आदमी नीनी की माँ और बहन को पकड़ लेते हैं और उन्हें वो सबक सिखाते हैं जो वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अस्पताल में जहां नीनी अपनी बीमार दादी के पास है, लड़ाई में नीनी के हाथ में चोट लग गई थी। मिस्टर गू उसे पट्टी करवाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो अपनी दादी को छोड़कर जाने को तैयार नहीं होती। दादी उसे समझाती हैं, बेटा जाओ और पट्टी करवा लो। जब नीनी चली जाती है तो दादी मिस्टर गू से पूछती हैं, बेटा तुम्हारा और नीनी का क्या रिश्ता है? कहीं मेरी वजह से मेरे इलाज के पैसों के लिए नीनी ने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया? इस पर मिस्टर गू बहुत ही प्यार से जवाब देते हैं, दादी मैं नीनी का पुराना बॉयफ्रेंड हूँ। वो दादी को यकीन दिलाते हैं, आप चिंता मत कीजिए, नीनी एक बहुत ही समझदार और मजबूत लड़की है, वो कोई भी गलत काम नहीं करेगी। आप बस अपने इलाज पर ध्यान दीजिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। ये सुनकर दादी को तसल्ली होती है और वो सोचती है, ये लड़का कितना अच्छा है, अगर मैं मर भी गई तो मुझे खुशी होगी कि नीनी इसके साथ है। जब नीनी अपने घाव पर दवा लगवाने जाती है तो वहाँ उसकी मुलाकात एक डॉक्टर से होती है। वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि शेवांशी होती है, वही लड़की जिसे बचाने के लिए मिस्टर गू का एक्सीडेंट हुआ था। शेवांशी नीनी से पूछती है, तुम और युहांग कैसे मिले? और फिर वो अपना सबसे बड़ा दांव चलती है। वो कहती है, शायद युहांग ने तुम्हें मेरे बारे में नहीं बताया, मेरा नाम शेवांशी है और मैं युहांग की बचपन की दोस्त और मंगेतर हूँ। ये सुनकर नीनी के होश उड़ जाते हैं। उसे याद आता है कि ऑफिस में सब यही कहते थे कि मिस्टर गू के दिल में कोई है। शेवांशी आगे कहती है, युहांग इतने सालों से कुंवारा है क्योंकि वो मेरा इंतजार कर रहा था। अब मैं वापस आ गई हूँ और हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। ठीक इसी पल वहाँ एंट्री होती है हमारे हीरो प्रेसिडेंट गू की। शेवांशी उन्हें देखकर कहती है, युहांग तुम यहाँ, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? लेकिन मिस्टर गू उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। वो ठंडी आवाज में कहते हैं, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है और मेरी पत्नी के सामने बकवास करना बंद करो। ये सुनकर शेवांशी चौंक जाती है। वो कहती है, क्या पत्नी? सिर्फ तुम्हारी आंटी तुम पर शादी का दबाव बना रही थी, इसलिए तुमने सड़क चलती किसी भी लड़की से शादी कर ली? इस पर मिस्टर गू एक ऐसा जवाब देते हैं जिसे सुनकर शेवांशी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो कहते हैं, अगर मेरी पत्नी सड़क चलती कोई आम लड़की है तो तुम क्या हो, एक फेंका हुआ कचरा? दफा हो जाओ यहाँ से। ये सुनकर शेवांशी हैरान रह जाती है और सोचती है, गू युहांग तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि मुझे जलाने के लिए किसी और से शादी तक कर ली। शेवांशी जाने से पहले कहती है, गू युहांग मैं हार नहीं मानूंगी, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। उसके जाने के बाद नीनी मिस्टर गू से पूछती है, क्या वो जो कह रही थी वो सच है? इस पर मिस्टर गू साफ साफ कहते हैं, नहीं, वो सिर्फ हमारे परिवार के एक दोस्त की गोद ली हुई बेटी है, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, उसे शायद कोई मानसिक बीमारी है
इसलिए वो ऐसी बातें कर रही है। मैं आगे से उससे दूर रहूंगा। तभी मिस्टर गू नीनी को एक अच्छी खबर देते हैं। वो बताते हैं कि नीनी की दादी का ऑपरेशन थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उनकी एक दोस्त है शे सियान, जो एक बहुत बड़ी न्यूरोसर्जन है। वो इस तरह के ऑपरेशन में माहिर हैं। मिस्टर गू उसे फोन करते हैं और वो डॉक्टर दादी का ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो जाती है। ये सुनकर नीनी की जान में जान आती है। वो मिस्टर गू को धन्यवाद देती है, जिस पर मिस्टर गू शरारती अंदाज में कहते हैं, अगर धन्यवाद देना है तो मुझे पति कहकर बुलाओ। ये सुनकर नीनी शर्मा जाती है। ऑपरेशन से पहले नीनी की दादी मिस्टर गू से बात करती है। वो कहती है, बेटा मेरी जिंदगी में अब कोई अफसोस नहीं है, बस एक ही चिंता है, नीनी मेरे बाद तुम उसका ख्याल रखना। मिस्टर गू उनसे वादा करते हैं, आप चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा उसका ख्याल रखूंगा। तभी दादी नीनी को अपने पास बुलाती है और एक ऐसा राज बताती है जिसे सुनकर नीनी के होश उड़ जाते हैं। दादी कहती है, बेटा तुम अपने पास जो जेड का लॉकेट रखती हो उसे कभी मत खोना। जब मैं तुम्हें मिली थी तब ये तुम्हारे गले में था। ये सुनकर नीनी चौंक जाती है। उसे याद आता है कि उसकी सौतेली माँ ने उसे गोद लिया हुआ कहा था। वो मन ही मन सोचती है, नहीं नहीं, दादी मुझसे झूठ बोल रही है ताकि मैं वापस उस घर में न जाऊं। अब दादी को ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है। नीनी बहुत डरी हुई होती है। मिस्टर गू उसे संभालते हैं और वादा करते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ शे सियान यानी डॉक्टर आती है। वो मिस्टर गू को बताती हैं कि उनकी माँ की एक बेटी थी याओ याओ, जो 3 साल की उम्र में खो गई थी। उनकी माँ आज तक उस गम से बाहर नहीं निकल पाई हैं। मिस्टर गू उन्हें दिलासा देते हैं कि वो भी उसे ढूंढने में मदद करेंगे। ऑपरेशन थिएटर के बाहर जहाँ सब लोग टेंशन में हैं, तभी वहाँ डॉक्टर शी सियान का छोटा बेटा शाओ बाओ आता है। वो नीनी को देखता है और कहता है, पापा देखिए, दीदी के गले में दादी वाले लॉकेट जैसा ही लॉकेट है। ये सुनकर डॉक्टर शी सियान चौंक जाते हैं। वो देखते हैं कि नीनी के गले में जो जेड का लॉकेट है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा उनकी माँ अपनी खोई हुई बेटी याओ याओ की याद में संभाल कर रखती है। वो मन ही मन सोचते हैं, क्या ये लड़की ही याओ याओ है? लेकिन फिर वो खुद को समझाते हैं, शायद ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। मंदिर में एक जैसे लॉकेट मिल जाते हैं। ठीक इसी पल वहाँ आती है शे वानशी। वो अपने भतीजे शाओ बाओ को नीनी के करीब देखकर जल जाती है और उसे डांटने लगती है। शाओ बाओ गुस्से में कहता है, आप गंदी आंटी हो, मैं तो अपनी दादी को उनकी बेटी याओ याओ ढूंढने में मदद कर रहा हूँ। ये सुनकर शे वानशी बौखला जाती है और चिल्लाती है, चुप हो जाओ, तुम्हारी आंटी 17 साल पहले ही मर चुकी है। जब मिस्टर गू उसे टोकते हैं तो वो कहती है, ये हमारे परिवार का मामला है, तुम भारी आदमी बीच में मत बोलो। तभी शे वानशी जानबूझकर नीनी को धक्का देती है और जब मिस्टर गू उसे उठाते हैं तो वो अपने भतीजे शाओ बाओ को एक थप्पड़ मार देती है। छोटा बच्चा रोने लगता है और मिस्टर गू से शिकायत करता है, अंकल इस गंदी आंटी ने मुझे मारा और ये मुझे छिप छिप कर भी मारती है और कहती है कि मैं किसी को न बताऊं। मिस्टर गू गुस्से में शे वानशी को डांटते हैं। वो कहते हैं, तुम एक डॉक्टर होकर ऑपरेशन थिएटर के बाहर तमाशा कर रही हो और अपने ही भतीजे को मार रही हो, तुम्हारे संस्कार कहाँ हैं? शे वानशी तुरंत नाटक शुरू कर देती है और बच्चे से माफी मांगने लगती है। ये सब ड्रामा देखकर नीनी को चक्कर आने लगता है। मिस्टर गू उसे नाश्ता कराने के लिए ले जाते हैं। उनके जाने के बाद शे वानशी मन ही मन सोचती है, तुम चाहे शे यांग हो या सू नीनी, अगर मुझसे मेरा प्यार छीनने की कोशिश की तो तुम्हें मरना होगा। और ठीक तभी ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि दादी का ऑपरेशन सफल रहा है। अस्पताल में जहां डॉक्टर शी सियान नीनी से कहते हैं, आपको देखकर मुझे हमेशा एक अपनेपन का एहसास होता है। अगर मेरी खोई हुई बहन याओ याओ आज जिंदा होती तो वो भी शायद आपकी ही उम्र की होती। नीनी उन्हें दिलासा देती है कि वो अपनी बहन को जरूर ढूंढ लेंगे। जब नीनी दादी को वार्ड में ले जाती है तो डॉक्टर शी सियान मिस्टर गू से पूछते हैं, तुम तो कभी किसी के मामले में नहीं पड़ते, फिर इस बार तुमने एक अनजान बुढ़िया के लिए मुझे वापस क्यों बुलाया? क्या तुम्हें उनकी पोती पसंद आ गई है? मिस्टर गू जवाब देते हैं, अपने शब्दों पर ध्यान दो। इस पर डॉक्टर सियान एक पुरानी बात याद करते हैं। वो कहते हैं, तुम्हें याद है मेरी बहन याओ याओ बचपन में कहती थी कि वो बड़ी होकर तुमसे शादी करेगी। वो बताते हैं कि कैसे उनकी गोद ली हुई बहन शे वानशी बचपन से ही याओ याओ से जलती थी और उसका प्यार छीनने की कोशिश करती थी। तभी डॉक्टर सियान मिस्टर गू को वो बात बताते हैं जो उनके बेटे शाओ बाओ ने कही थी कि कैसे शे वानशी ने उसे ऑपरेशन थिएटर के बाहर मारा था और वो उसे छिप छिप कर भी मारती है। ये सुनकर डॉक्टर सियान का गुस्सा भड़क उठता है। वो कहते हैं, मेरी माँ ने उस पर तरस खाकर उसे गोद लिया था और वो बचपन से मेरी बहन से जलती थी और अब वो मेरे बेटे पर हाथ उठा रही है। चलो मैं अभी जाकर उससे हिसाब बराबर करता हूँ। ये खुलासा साफ कर देता है कि असली विलन शे वानशी ही है। दूसरी तरफ नीनी अपनी दादी को एक नए और सुंदर घर में ले आती है। दादी बहुत खुश होती हैं और कहती हैं, तुम्हारे पास इतना अच्छा और ख्याल रखने वाला बॉयफ्रेंड है, अब मैं बिना किसी अफसोस के मर सकती हूँ। नीनी उन्हें टोकती है
और कहती है, दादी आप 100 साल जिएंगी, मुझे अपनी आंखों से आपकी शादी देखनी है। ये सुनकर नीनी चुप हो जाती है क्योंकि उसे पता है कि ये शादी तो सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। मिस्टर गू देखते हैं कि नीनी कई दिनों से सोई नहीं है और बहुत थक गई है। वो उसे आराम करने के लिए कहते हैं, लेकिन नीनी मना कर देती है। तब मिस्टर गू उसे बताते हैं कि उन्होंने दादी की देखभाल के लिए एक बहुत ही अनुभवी नर्स को रखा है ताकि नीनी आराम कर सके। अगले दिन ऑफिस में जहाँ नीनी की सहकर्मी ली जिंग उसे छेड़ती है, उसे अब पता चल गया है कि नीनी ही सीईओ की पत्नी है। वो मजाक में कहती है, हे भगवान, मैंने तो तुम्हारे सामने ही तुम्हारे पति की बुराई कर दी, मुझे माफ कर दो। नीनी मुस्कुराती है और कहती है, कोई बात नहीं, मुझे तो गॉसिप सुनने में मजा आ रहा था। तभी ली जिंग शरारती अंदाज में पूछती है, अच्छा तो एक बात बताओ, क्या वो अफवाह भी झूठी है कि प्रेसिडेंट गू बच्चे पैदा नहीं कर सकते? ये सुनकर नीनी के हाथ से पानी का गिलास छूट जाता है। रात में नीनी मिस्टर गू से जासूसी भरे अंदाज में पूछती है, अंकल क्या आपको बच्चे पसंद है? मिस्टर गू चौंक जाते हैं और पूछते हैं, अचानक ये क्यों पूछ रही हो? कहीं तुम? नीनी बात को टाल देती है लेकिन फिर पूछती है, क्या सच में आप कभी बाप नहीं बन सकते? क्या पता डॉक्टर की जांच गलत हो? इस पर मिस्टर गू उसे अपना पुराना दर्द बताते हैं। उस कार एक्सीडेंट में मुझे सच में चोट लगी थी और डॉक्टर ने जांच के बाद यही कहा था। नीनी एक बहुत ही मजेदार थ्योरी सामने रखती है। वो कहती है, क्या ऐसा हो सकता है कि जांच के समय आपका परफॉर्मेंस ठीक ना रहा हो, मतलब समय बहुत कम मिला हो, जिसकी वजह से रिजल्ट गलत आ गया हो? ये सुनकर मिस्टर गू के होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं, सू नीनी, तुम्हारा मतलब है कि मेरा टाइम कम है? नीनी मासूमियत से कहती है, हाँ, पहली बार में तो आप 3 सेकंड से ज्यादा नहीं टिक पाए थे। ये सुनकर मिस्टर गू का अहंकार जाग उठता है। वो कहते हैं, तुम मेरी पहली औरत थी, मुझे अनुभव नहीं था, इसीलिए पहली बार परफॉर्मेंस खराब होना आम बात है। और बाद में क्या हुआ? क्या तुम ही रो रो कर नहीं कह रही थी कि बस करो और नहीं? ये सुनकर नीनी शर्म से लाल हो जाती है और कहती है, चुप हो जाइए। मिस्टर गू कहते हैं, अगर तुम्हें बच्चे चाहिए तो मैं अपनी सेहत पर ध्यान दे सकता हूँ। और फिर वो उसे अपनी बाहों में भर लेते हैं और कहते हैं, तुमने बार बार मेरी काबिलियत पर सवाल उठाया है, अब मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि मुझ में कोई और कमी नहीं है। अगली सुबह नीनी जब उठती है तो मिस्टर गू घर पर नहीं होते। चैन यू उसे बताती है कि वो दादी के साथ मंदिर गए। अगली सुबह जहां नीनी को शक होता है कि शायद वो प्रेग्नेंट है, वो तुरंत अस्पताल जाने का फैसला करती है और अस्पताल में डॉक्टर उसे वो खुशखबरी सुनाती है जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। डॉक्टर कहती है, मुबारक हो मिस सू, आप प्रेग्नेंट है और आपके पेट में जुड़वा बच्चे हैं। ये सुनकर नीनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो सोचती है, मुझे ये खबर अंकल को बतानी होगी, वो बच्चों के पिता हैं, उन्हें ये जानने का पूरा हक है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है। अस्पताल में नीनी को देख लेती है शेवांशी। वो नीनी का मजाक उड़ाती है, लेकिन जब उसे डॉक्टर से पता चलता है कि नीनी प्रेग्नेंट है तो उसके होश उड़ जाते हैं। और ठीक इसी पल एक नर्स शेवांशी को एक रिपोर्ट देती है। ये रिपोर्ट उस डीएनए टेस्ट की होती है जो उसने नीनी और अपने परिवार के बीच करवाया था। रिपोर्ट में जो लिखा था वो शेवांशी के पैरों तले जमीन खिसका देता है। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था, सू नीनी ही असली शे याओ है। जी हाँ दोस्तों, नीनी ही वो खोई हुई बहन है जिसे सब ढूंढ रहे थे। लेकिन ये सच जानने के बाद शेवांशी खुश होने के बजाय एक खतरनाक फैसला लेती है। वो सोचती है, ये सच शे परिवार को कभी पता नहीं चलना चाहिए और गू यूहांग को भी ये पता नहीं लगना चाहिए कि नीनी के पेट में उसका बच्चा है। नीनी मिस्टर गू को फोन करने की कोशिश करती है लेकिन उनका फोन नहीं लगता। तभी शेवांशी उसके घर पहुंच जाती है और एक नया झूठ बोलती है। वो नीनी को एक झूठी तस्वीर दिखाती है और कहती है, मैं और यूहांग अब साथ हैं, आज सुबह ही हम होटल में थे। नीनी उसकी बात पर यकीन नहीं करती, लेकिन शेवांशी कहती है, यूहांग तुम्हारा फोन नहीं उठाएगा क्योंकि वो उठा ही नहीं सकता। वो बताती है कि मिस्टर गू और दादी जिस मंदिर में गए थे वहाँ भारी बारिश और बाढ़ आ गई है, सारे रास्ते बंद हो गए हैं और फोन नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा है। वो नीनी को धमकी देती है, अगर तुम में जरा भी अक्ल है तो यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ। शेवांशी नीनी के घर में होती है। वो घर की नई नौकरानी झांग माँ को भड़काना शुरू करती है। वो कहती है, झांग माँ, सू नीनी एक धोखेबाज है, उसकी और यूहांग की शादी नकली है, वो दोनों मिलकर दादी माँ को धोखा दे रहे हैं। झांग माँ जो दादी की बहुत वफादार होती है, ये सुनकर चौंक जाती है। शेवांशी उसे और भड़काती है और कहती है, अगर दादी को ये सच पता चला तो उनका दिल टूट जाएगा, क्या उनका बूढ़ा शरीर ये सदमा बर्दाश्त कर पाएगा? ये सुनकर झांग माँ डर जाती है। वो नीनी से कहती है, मिस सू,
अगर आप में जरा भी इंसानियत है तो आप यहाँ से चली जाइए। हमारी पहली प्राथमिकता दादी माँ की सेहत है, आप नहीं। बेचारी नीनी, जिसके पेट में 2 जानें पल रही होती हैं, पूरी तरह अकेली पड़ जाती है। वो अपने पति से बात नहीं कर पाती और अब घर के लोग भी उसे धोखेबाज समझ रहे होते हैं। अपनी दादी यानी पति की दादी की सेहत की खातिर वो एक बहुत बड़ा और दर्दनाक फैसला लेती है। वो कहती है, ठीक है, मैं जा रही हूँ, और वो अपना सामान पैक करके अपने अजन्मे बच्चों के साथ उस घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। अगले दिन जैसे ही बाढ़ का खतरा टलता है, मिस्टर गू घर वापस आते हैं, लेकिन घर आकर उन्हें पता चलता है कि नीनी वहाँ नहीं है, वो भाग गई है। वो तुरंत नीनी को फोन करते हैं और इस बार फोन लग जाता है। वो कहते हैं, नीनी तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। लेकिन नीनी का दिल पूरी तरह टूट चुका होता है। वो रोते हुए कहती है, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, झांग माँ को हमारे बारे में सब पता चल गया है। हमारी शादी नकली थी और तुम्हारा और मिस शे का जो भी मामला है, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अब मुझे कभी परेशान मत करना। और वो फोन काट देती है। मिस्टर गू को समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। वो गुस्से में झांग माँ से सच पूछते हैं। जब वो सच नहीं बताती तो वो उसे धमकी देते हैं। तब झांग माँ डरकर सब सच उगल देती है। वो बताती है कि कैसे मिस शे ने उसे भड़काया और कैसे उसने नीनी को घर से जाने के लिए मजबूर किया। ये सुनकर मिस्टर गू और दादी दोनों के होश उड़ जाते हैं। दादी कहती है, नीनी एक बहुत समझदार लड़की है, वो हमें चिंता में डालने वाला कोई काम नहीं करेगी। जरूर उसके साथ कोई बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। तभी वहाँ शेवांशी आ जाती है। दादी उसे देखकर गुस्से में कहती है, युहांग एक शादीशुदा आदमी है, भविष्य में उससे दूर रहना। इस पर शेवांशी कहती है, मैं ही युहांग के लिए सबसे अच्छी हूँ। लेकिन दादी उसे करारा जवाब देती है, हमारे घर में हम सिर्फ किस्मत पर यकीन करते हैं, अमीरी गरीबी पर नहीं। दफा हो जाओ यहाँ से। दूसरी तरफ बेचारी नीनी एक छोटे से घर में अकेली रह रही होती है। तभी उसके दरवाजे पर उसकी सौतेली बहन सुशिन आ जाती है और दरवाजा पीटने लगती है। वो चिल्लाती है, सू नीनी बाहर निकलो, तुम्हारी वजह से गू युहांग ने हमारी दुकान बंद करवा दी और हम सबको 1 महीने के लिए जेल में डाल दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नीनी डर जाती है। वो अपने पेट पर हाथ रखकर अपने बच्चों से कहती है, बच्चों डरो मत, माँ तुम्हें बचाएगी। तभी उसे दरवाजे के बाहर से एक और जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। ये आवाज मिस्टर गू की थी। मिस्टर गू सुशिन को वहां से भगा देते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। जैसे ही नीनी दरवाजा खोलती है, वो उसे देखते ही रह जाते हैं। नीनी को देखकर उन्हें लगता है कि शायद वो ठीक नहीं है। वो पूछते हैं, नीनी क्या तुम प्रेग्नेंट हो? ये सुनकर नीनी का दिल टूट जाता है। वो गुस्से और दर्द में कहती है, तुम तो बाप बन ही नहीं सकते थे, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ कैसे बन सकती हूँ? वो कहती है, मैं तो तुम्हें झूठे इंसान को देखकर उल्टी करना चाहती हूँ। मिस्टर गू उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुम एक बेरहम लड़की हो, मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा था और तुम मुझे भगाना चाहती हो। नीनी चिल्लाती है, तुमने ही तो मुझे भगाया ताकि तुम शेवांशी को मेरी जगह दे सको। उसने मुझे तुम्हारी और अपनी होटल की तस्वीरें दिखाई, झूठे कहीं के। तब मिस्टर गू उसे समझाते हैं कि वो तस्वीरें झूठी थीं। वो बताते हैं कि जिस दिन वो मंदिर गए थे, वहां बाढ़ आने की वजह से फोन नेटवर्क बंद हो गया था। वो उससे बात करना चाहते थे पर कर नहीं पाए। वो कसम खाते हुए कहते हैं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। लेकिन नीनी उन्हें रोक देती है। वो कहती है, बस बकवास मत करो, और फिर धीरे से कहती है, दरअसल मुझे तुम पर यकीन था, लेकिन जब तुम्हारा फोन नहीं लगा तब मुझे शक होने लगा। मिस्टर गू उसे अपनी बाहों में भर लेते हैं और सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। मिस्टर गू और नीनी एक दूसरे की बाहों में होते हैं। नीनी उसे छेड़ते हुए कहती है, वैसे आप शेवांशी को मुझसे पहले से जानते हैं और पहली बार में तो आप। ये सुनते ही मिस्टर गू फिर से चिढ़ जाते हैं और कहते हैं, सू नीनी तुमने फिर से मेरी काबिलियत पर सवाल उठाया, क्या तुम मुझे पागल करना चाहती हो? लेकिन फिर वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, लेकिन मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि तुम शेवांशी की वजह से जल रही हो और गुस्सा हो। तभी नीनी एक गहरी सांस लेती है और वो राज खोल देती है जिसे उसने अब तक छिपा कर रखा था। वो कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ और हमारे जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। ये सुनते ही मिस्टर गू के होश उड़ जाते हैं। वो खुशी, हैरानी और सदमे में जम जाते हैं। नीनी कहती है, अगर तुम इन बच्चों को नहीं चाहते तो मैं इन्हें अकेले पाल लूंगी। तभी मिस्टर गू उसे अपनी बाहों में कस कर घर लेते हैं और कहते हैं, तुम क्या मुझे मरा हुआ समझती हो? मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मैं तो बस बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि तुम हमारे बच्चों की माँ बनने वाली हो। मैं इन्हें क्यों नहीं चाहूंगा? नीनी पूछती है, लेकिन हमारा तो 1 साल बाद तलाक होने वाला था, तब बच्चों का क्या होगा? इस पर मिस्टर गू मुस्कुराते हैं और कहते हैं, पैसे की लालची लड़की, मैंने कहा था कि हम 1 साल तक कोशिश करेंगे। अगर हमें लगेगा कि हम साथ नहीं रह सकते तब हम अलग होंगे। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है? वो उसे यकीन दिलाते हैं, मैंने हमारा मैरिज सर्टिफिकेट संभाल कर रखा है, मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी और हमारे बच्चों की हमेशा रक्षा करूंगा। ये सुनकर नीनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, बचपन से लेकर आज तक
दादी के अलावा आप ही हैं जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है। मुझे हमेशा लगता था कि मेरे माँ बाप मुझसे प्यार नहीं करते, शायद उन्होंने मुझे कचरे के डिब्बे से उठाया है। मिस्टर गू उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों से प्यार नहीं करते वो तुम्हारे आंसुओं के लायक नहीं है। अब से बहुत लोग तुम्हें प्यार करेंगे और मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज बनाकर रखूंगा। वो उसे समझाते हैं कि प्रेगनेंसी में हार्मोन्स की वजह से मूड बदलता है, इसलिए उसे रोना आ रहा है। ये सब उसके पेट में पल रहे 2 नन्हे शैतानों की वजह से है। मिस्टर गू फैसला करते हैं कि वो जल्द से जल्द नीनी के असली माता पिता को ढूंढ निकालेंगे ताकि नीनी खुश रह सके। वो तुरंत 2 सबसे अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट को काम पर रखते हैं ताकि नीनी की सेहत का पूरा ख्याल रखा जा सके। उधर दादी को जब ये खुशखबरी मिलती है तो वो खुशी से झूम उठती हैं और कहती हैं, अरे वाह, मेरी प्यारी बच्ची तो बहुत काबिल निकली, एक ही बार में जुड़वा बच्चे। नीनी को प्रेगनेंसी की वजह से थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। दादी और मिस्टर गू दोनों उसकी बहुत देखभाल कर रहे हैं। और फिर होता है वो जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। हमारा अरबपति CEO मिस्टर गू, जो कभी एक गिलास पानी भी खुद नहीं उठाते थे, आज अपनी प्रेग्नेंट पत्नी के लिए अपने हाथों से दलिया बना रहे हैं। ये देखकर दादी खुशी से फूली नहीं समाती। वो कहती हैं, अरे वाह, मेरा पोता तो प्यार में पड़कर बावर्ची बन गया। वो नौकरानी से कहती हैं, अब तो बस बच्चों के आने का इंतजार है, फिर हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। जब दलिया तैयार हो जाता है तो मिस्टर गू नीनी को अपनी गोद में उठाकर खिलाने लगते हैं। ये देखकर नीनी शर्मा जाती है और कहती है, दादी यही है। लेकिन दादी कहती है, अरे मैं तो कुछ देख ही नहीं रही, तुम लोग लगे रहो। वो बताती है कि कैसे नीनी के दादाजी भी उन्हें ऐसे ही प्यार करते थे। वो कहती हैं, हमारे खानदान में बीवी से प्यार करना विरासत में मिलता है, हम सब जोरू के गुलाम हैं। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। खाना खाने के बाद दादी नीनी को शॉपिंग पर ले जाने का प्लान बनाती है। तभी मिस्टर गू नीनी को एक बहुत ही अनोखा टास्क देते हैं। वो कहते हैं, नीनी, आज से तुम्हारा एक काम है, तुम्हें मेरे पैसे खर्च करने हैं और मेरे लिए पैसे बचाने की कोशिश बंद करनी है। और फिर वो कहते हैं, आज से तुम्हें हर रोज कम से कम 10 लाख रुपए यानी 1 मिलियन रुपए खर्च करने होंगे। ये सुनकर नीनी और दादी दोनों के होश उड़ जाते हैं। दादी और नीनी शॉपिंग करने के लिए मॉल जाते हैं। मिस्टर गू उनकी सुरक्षा के लिए 2 बॉडीगार्ड भी भेजते हैं। मिस्टर गू का असिस्टेंट उन्हें नीनी के असली माता पिता के बारे में एक बहुत बड़ी जानकारी देता है। मिस्टर गू का असिस्टेंट बताता है कि नीनी ही असली शे याओ है। असिस्टेंट बताता है, मिस्टर गू, सू दादी ने बताया था कि उन्हें नीनी हैप्पीनेस विलेज की नदी के पास मिली थी। जब हमने उस नदी के उद्गम का पता लगाया तो पता चला कि 17 साल पहले, जी हाँ दोस्तों, ये सच है, 17 साल पहले जिस जगह से याओ याओ गायब हुई थी वो वही हैप्पीनेस विलेज की नदी थी। असिस्टेंट ये भी बताता है कि उन्हें एक पुरानी कार का डैश कैम वीडियो मिला है जिसमें 17 साल पुराना एक भयानक सच कैद है। वीडियो में साफ दिखता है कि छोटी याओ याओ को किसी और ने नहीं बल्कि उसकी गोद ली हुई बहन शे वान शी ने ही नदी में धक्का दिया था। ये जानकर मिस्टर गू के होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं, नमक हराम लड़की, 17 सालों तक वो हमारे घर में कैसे रही? क्या उसे रात में डरावने सपने नहीं आते? ठीक इसी पल शॉपिंग मॉल से नीनी गायब हो जाती है। दादी मिस्टर गू को फोन करती हैं और वो तुरंत नीनी को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका फोन बंद होता है। दूसरी तरफ डॉक्टर शे सियान की माँ को अचानक नीनी की झलक दिखती है। वो चिल्लाती है, मैंने याओ याओ को देखा, वो खतरे में है, उसे बचाओ। शे सियान उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी मिस्टर गू का फोन आता है और वो बताते हैं कि नीनी ही शायद उनकी बहन याओ याओ है और उसे शॉपिंग मॉल से किडनैप कर लिया गया है। ये सुनकर पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। किडनैपिंग के पीछे कोई और नहीं बल्कि शे वानशी होती है। उसने नीनी की सौतेली बहन सू शिन को 20 लाख रुपए देकर नीनी को किडनैप करवाया था ताकि वो उसे देश से बाहर भेज सके। लेकिन जैसे ही वो लोग नीनी को गाड़ी में डालकर ले जा रहे होते हैं, डॉक्टर शे सियान और उनकी माँ उन्हें देख लेते हैं। वो चिल्लाते हैं, याओ याओ रुको, लेकिन तभी उनकी गाड़ी को कुछ लोग रोक लेते हैं। ये लोग बच्चों और औरतों की तस्करी करने वाले होते हैं। वो नीनी और सू शिन दोनों को पकड़ लेते हैं, लेकिन ठीक समय पर वहाँ एंट्री होती है हमारे हीरो प्रेसिडेंट गू की। वो गुंडों की जमकर पिटाई करते हैं और नीनी को बचा लेते हैं। इस बीच सू शिन किसी तरह वहाँ से भागकर देश से बाहर चली जाती है। मिस्टर गू को बाद में पता चलता है कि सू शिन के अकाउंट में 20 लाख रुपए आए थे। लेकिन तभी सीन में आते हैं ब्रदर तियान। ब्रदर तियान कोई साधारण इंसान नहीं है। वो नीनी यानी याओ याओ के सगे बड़े भाई हैं और बहुत ताकतवर हैं। उनके हाथ में गन है और उनकी आंखों में गुस्सा। जब गुंडे नीनी को ले जाने की कोशिश करते हैं, तियान वहां पहुंच जाते हैं। नीनी उन्हें देखकर चिल्लाती है, बड़े भाई मुझे बचाओ, ये लोग मुझे बेचना चाहते हैं। तियान गुंडों को चेतावनी देते हैं, मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो हजारों टुकड़े कर दूंगा। यहाँ कहानी में एक बहुत ही मजेदार और इमोशनल ट्विस्ट आता है। तियान के पास नीनी के बचपन
बचपन की तस्वीरें हैं। उन्हें देखकर नीनी हैरान रह जाती है, ये तो मैं हूँ, इस गुस्से वाले भाई के पास मेरी बचपन की फोटो कैसे? तभी हमें पता चलता है कि तियान गु युहांग से क्यों नाराज है। दरअसल बचपन में नन्ही याओ याओ ने गु युहांग से कहा था कि वो बड़ी होकर उससे शादी करेगी और युहांग ने वादा किया था। तियान गुस्से में कहते हैं, उस लड़के युहांग ने वादा किया था कि वो मेरी बहन का ख्याल रखेगा, लेकिन उसने किसी और यानी नीनी, जिसे वो अभी पहचान नहीं पाए हैं, से शादी कर ली। उसे तड़पने दो, मैं इतनी आसानी से उसे अपनी बहन से मिलने नहीं दूंगा। बेचारे गु युहांग को ये नहीं पता कि जिस दूसरी औरत के लिए तियान उनसे नाराज है वो असल में उनकी अपनी बहन नीनी ही है। तियान मजे ले रहे हैं कि गु युहांग परेशान होकर यहाँ वहाँ भटक रहा है। वो कहते हैं उस धोखेबाज को सबक सिखाना जरूरी है। तभी तियान के पास उनके छोटे भाई का फोन आता है। वो बताता है कि जिस लड़की सू नीनी का किडनैप हुआ है वो शायद उनकी अपनी बहन याओ याओ हो सकती है। ये सुनकर तियान के होश उड़ जाते हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आती है। गु युहांग को पता चलता है कि नीनी यानी याओ याओ प्रेग्नेंट है और उसके पेट में जुड़वा यानी ट्विंस बच्चे हैं। खुशी और डर के बीच युहांग और तियान दोनों ही डीएनए टेस्ट के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। तियान ने कसम खाई है कि अगर उनकी बहन को एक खरोच भी आई तो वो सब कुछ तबाह कर देंगे। अब आता है सबसे प्यारा सीन। नीनी जो अब तियान के पास सुरक्षित है, तियान के कमरे में अपनी बचपन की फोटो देख लेती है। नीनी, बड़े भाई ये फोटो तो मेरी है। जब मैं 3 साल की थी तब दादी ने ये फोटो खींची थी। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं आपकी बहन जैसी ही दिखती हूँ। तियान पहले तो यकीन नहीं करते और कहते हैं मेरी बहन बहुत खास थी, तुम अपनी तुलना उससे मत करो। लेकिन जब नीनी सबूत दिखाती है तो तियान का दिल पिघल जाता है। वो कहते हैं अगर तुम सच में मेरी बहन हो तो तुम जो मांगोगी मैं वो दूंगा, आसमान के तारे भी तोड़ लाऊंगा। नीनी मासूमियत से कहती है मुझे तारे नहीं चाहिए, मुझे बस घर जाना है, मेरे पति गु युहांग के पास। तियान थोड़े जलन में आ जाते हैं। वो कहते हैं यहीं रहो, मैं तुम्हें अपनी मुंह बोली बहन बना लूंगा। जो गु युहांग दे सकता है वो मैं भी दे सकता हूँ। दुनिया की कीमती ज्वेलरी, डायमंड्स, बैग्स, स्पोर्ट्स कार, जो चाहो मांग लो। लेकिन नीनी मुस्कुराकर कहती है आप मेरे बड़े भाई हो सकते हैं, लेकिन मुझे अपने पति के पास वापस जाना है। गु युहांग अपनी पत्नी को सही सलामत देखकर युहांग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो नीनी को कसकर गले लगा लेते हैं। नीनी कहती है युहांग मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। युहांग भावुक होकर कहते हैं नहीं नीनी, गलती मेरी थी कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। लेकिन तभी बड़े भाई तियान शे तिंग बीच में आ जाते हैं। वो अभी भी गुस्से में हैं और कहते हैं रुको, जब तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आ जाती कोई कहीं नहीं जाएगा। तभी शे परिवार की माँ और डॉक्टर वहां पहुंचते हैं। वो नीनी को बताते हैं कि उन्हें पहले से ही शक था कि वो सू परिवार की बेटी नहीं है। गु युहांग खुलासा करते हैं कि उन्होंने पहले ही नीनी और उसके पिता सू गुओवेई का डीएनए टेस्ट करवाया था जो मैच नहीं हुआ था। और फिर आती है वो घड़ी, डीएनए रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में साफ लिखा है सू नीनी ही शे याओ याओ है। तियान बड़े भाई की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो रोते हुए कहते हैं याओ याओ मुझे माफ कर दो, मैं अपने सामने खड़ी अपनी बहन को पहचान नहीं पाया। सबसे इमोशनल पल तब आता है जब नीनी की असली माँ उसे गले लगाती हैं। वो कहती हैं मेरी बच्ची, 17 साल तक मैं हर पल तुम्हारे लिए तड़पी हूँ, मुझे माफ कर दो। नीनी के लिए ये सब बहुत अचानक है। वो थोड़ा समय मांगती है, लेकिन उसकी आंखों के आंसू बता रहे हैं कि उसे अपना असली घर मिल गया है। गु युहांग हाथ जोड़कर वादा करते हैं आज से मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन याओ याओ यानी नीनी को फिर कभी कोई दुख नहीं होने दूंगा। अब सब कुछ ठीक हो गया है। शे परिवार और गु परिवार अब एक साथ हैं। तियान जो पिछले 10 सालों से विदेश में अपनी बहन को ढूंढ रहे थे, अब आखिरकार सुकून से अपने देश लौटेंगे। वो मजाक में कहते हैं अब तो मुझे याओ याओ के होने वाले जुड़वा बच्चों का भी ख्याल रखना है। गु युहांग ने 17 साल पुराना वो वीडियो शे परिवार को सौंप दिया है, जिसमें शे वांशी को छोटी याओ याओ को धक्का देते हुए देखा जा सकता है। बड़े भाई तियान का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो कहते हैं उस नमक हराम लड़की ने हमारे एहसानों का बदला गद्दारी से दिया। शे वांशी और उसके साथ मिले हुए अपराधियों को उम्र कैद की सजा होती है। तियान साफ कह देते हैं मैं उस मनहूस का चेहरा तक नहीं देखना चाहता, उसे सड़ने दो जेल में। नीनी वापस घर लौटती है। सू परिवार की दादी ग्रैंडमा सू उसे देखकर रो पड़ती है। उन्हें लगता है कि नीनी उनसे नफरत करेगी क्योंकि उसके साथ बुरा व्यवहार हुआ था। लेकिन नीनी दादी को गले लगाकर कहती है दादी आप नहीं होती तो शायद मैं मर चुकी होती। सू परिवार ने भले मुझे प्यार न दिया हो, लेकिन आपकी ममता ही मेरे लिए सब कुछ थी। ये देखकर सबकी आंखें नम हो जाती हैं। अगले दिन नीनी अपने असली घर शे पैलेस पहुंचती है। अपनी असली माँ लिन वान से मिलकर नीनी को समझ आता है कि माँ की ममता कैसी होती है। नीनी कहती है अब मुझे समझ आया कि सू परिवार की माँ मुझे पसंद क्यों नहीं करती थी, क्योंकि मैं उनकी थी ही नहीं। लेकिन अब मुझे अपनी असली माँ मिल गई है। माँ लिन वान उसे चूमते हुए कहती है मेरी बच्ची अब तुम्हें कभी कोई दुख नहीं मिलेगा। जहाँ एक तरफ इमोशंस है वहीं दूसरी तरफ जबरदस्त कॉमेडी भी। नीनी के दोनों बड़े भाई
तियान और दूसरा भाई गु युहांग को चिढ़ाते हैं। तियान कहते हैं, खबरदार जो हमारी बहन को परेशान किया, अगर उसे एक आंसू भी आया तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। गु युहांग मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब तो नीनी के पीछे पूरी फौज खड़ी है, मैं तो उसे प्यार करने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता। हंसी मजाक तब बढ़ जाता है जब घर के बड़े कहते हैं, जुड़वा बच्चों से मन नहीं भरेगा, हमें तो पूरी फुटबॉल टीम चाहिए, जिस पर नीनी शर्मा जाती है। कहानी के अंत में पूरा परिवार, गु परिवार, शे परिवार और प्यारी दादी सू सब एक साथ आते हैं। एक बड़ी ग्रुप फोटो खींची जाती है। नीनी अब केवल एक अनाथ लड़की नहीं बल्कि 2 बड़े खानदानों की लाडली और होने वाले जुड़वा बच्चों की माँ है। तो दोस्तों, ये थी नीनी और गु युहांग की कहानी, जहाँ सच्चाई की जीत हुई और परिवार का मिलन हुआ। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही किसी और दिलचस्प कहानी लेकर आऊं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।